हालांकि जैसे ही चाकू शाही के शरीर को छुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ठंडी बर्फ में लगा हो। अगले पल शो अचानक बर्फीले भालू योद्धा के पास दिखाई दिया। जिस आदमी ने उस जानवर को नियंत्रित किया था, वह डर से जड़ हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसकी बर्फीली कवच दानव की डरावनी ताकत के तहत दरार करने लगी थी। शाही पहले ही उसके पीछे जा चुका था और वह यह देखकर मजाक कर रहा था कि ये छोटे इंसान कितने भद्दे लग रहे थे। अपनी पंजों को फड़फड़ाते हुए उसने मेल को मारा और यह चिल्लाया कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लड़कों ने डर के साथ देखा कि दानव ने बिना किसी परेशानी के बर्फीले जानवर के विशाल पंजे को काट डाला। अंतिम क्षण में वे बर्फीले टुकड़ों से कूदे, लेकिन शाही पहले ही स्टीवन के पीछे टेलीपोर्ट कर चुका था। स्टीवन ने पलटकर देखा और तुरंत यह महसूस किया कि उनका दुश्मन कितना तेज था। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, शाही ने उसे क्रूरता से मारा, जिससे वह सीधे रेत में गिर पड़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में माइकेल ने अपनी बाकी ताकत इकट्ठा की, खड़ा होने और उस खतरनाक दानव का मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ। फिर अचानक उसने एक छोटी सी पानी की बूंद को अपने सामने तैरते हुए देखा। जैसे ही उसकी आंखें उस पर फोकस हुईं, एक चौंकाने वाली समझ उसके दिमाग में कौंध गई। उसने तुरंत जो कुछ भी उसने खोजा था वह चिल्लाते हुए बताया, यह समझाते हुए कि विषय 99 के शरीर के चारों ओर फैला पानी वही कुंजी थी जिसने शाही को इतनी आसानी से टेलीपोर्ट करने की अनुमति दी। ये बूंदें ठीक उसी स्थान पर प्रकट होती थीं जहां वह स्थानांतरित होना चाहता था, और वह इन बूंदों को सहारे के रूप में इस्तेमाल करके तुरंत अपनी स्थिति बदल सकता था। माल ने जल्दी से यह जोड़ा कि यह पानी वही पानी था जिसे शाही ने पहले समुद्र तट पर चुपचाप बिखेर दिया था। जैसे ही उसने यह कहा, आग ने अचानक तैरती हुई पानी की गोलों को घेर लिया। स्टीवन अब आग को नियंत्रित कर रहा था, उसे शाही के पानी पर नियंत्रण को बाधित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। शाही ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। समुद्र तट पर उसका नियंत्रित पानी तेजी से वाष्पित हो रहा था और अब वह इसकी स्थिति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यह समझते हुए शाही जल्दी से समुद्र की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में यह बात समझ में आई कि अब लेवी के पास बेवजह जाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक निर्दयी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई और उसने ठंडे लहजे में यह घोषित किया कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया था वह केवल उनके दुःस्वप्न की शुरुआत थी। उसी पल लेवी की प्रणाली ने अचानक गंभीर चेतावनी दी। इसने ऊर्जा शरीर के चारों ओर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होते हुए महसूस किया, जो अब एक देवता गेंद में संकुचित हो रही थी। कई उधारी मानसिक अलर्ट्स को दोहराने के बाद प्रणाली का सिग्नल फड़कने और टूटने लगा, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। स्टीवन की मानसिक दुनिया के अंदर उसकी भौहें गहरी हो गईं, जैसे ही उसके दिमाग में एक परेशान करने वाला विचार उभरा। उनके सामने का प्रतिद्वंद्वी एक डियागो लॉर्ड रैंक था। स्टीवन ने फिर बाएं की ओर देखा और उसने अपनी मानसिक परिप्रेक्ष्य से हामू की स्थिति का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया। उसने देखा कि हामू का मन अस्थिर था और वह ऊर्जा जो उसकी थर्मल शक्ति को ईंधन देती थी, खतरनाक रूप से अस्थिर हो रही थी, जैसे वह किसी भी पल फट सकती हो। फिर स्टीवन ने अपनी नजर दाएं की ओर घुमाई और शांति से मेल की ओर देखा। हालांकि मेल द्वारा नियंत्रित बर्फीला जानवर उसकी अपनी ऊर्जा से अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता था, स्टीवन अब भी महसूस कर सकता था कि मेल की थर्मल शक्ति किसी तरह दबाई जा रही थी। अंत में उसकी ध्यान केंद्रित हो गई लेवी पर, लुंगो से आया नया लॉर्ड रैंक। लेवी सभी में से सबसे मजबूत लगता था। स्टीवन को अचानक यह एहसास हुआ कि अगर वह सच में जीवित सबसे मजबूत व्यक्ति बनना चाहता था तो उसे लेवी को हराना होगा। वास्तविक दुनिया में
स्टीवन की आंखों में एक खतरनाक चमक कंदली। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाई, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, जैसे उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया हो। लेकिन स्टीवन अकेला नहीं था जिसे इन विचारों से प्रभावित किया गया था। उसी पल माइकेल भी लेवी की ओर घूरते हुए देख रहा था। हालांकि लेवी को एक स्थानिक प्रकार के लड़ाई के रूप में जाना जाता था, उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से वस्तु 99 से कहीं अधिक थी। उसे ध्यान से देखकर माइकेल सोचने लगा कि लेवी असल में कितना ज्यादा मजबूत था। जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। मेल ने अपने पैरों को दृढ़ता से जमीन पर रखा और चुपचाप युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि भविष्य में यह वैश्विक मंच तय करेगा कि डियागो या लुंगो को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। इसी बीच उनकी टीम का तीसरा सदस्य हामू अंदर से उन विचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था जो उसके अंदर उठ रहे थे। वह इस द्वीप पर जो कुछ हुआ था उससे गुस्से में था। लुंगो से आया नया शासक पूरे मिशन के दौरान पूरी तरह से सारा ध्यान आकर्षित कर चुका था। हामू यह चिढ़ते हुए सोच रहा था कि क्या सच में एक स्थानिक प्रकार का लड़ाई वाला व्यक्ति इतना प्रभावशाली होता है। मेल को लेवी की ओर देखते हुए देखकर युवक को एक छिपी हुई क्रोध की लहर महसूस हुई, खासकर क्योंकि देवी भी प्रतीत होता है कि नायक पर ध्यान दे रही थी। अपनी मुट्ठियां कसते हुए हामू नफरत और क्रोध में डूब गया, चुपचाप शपथ लेते हुए कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह नायक को लगभग मौत के घाट उतार देगा। यह विचार उसे इतना मजेदार लगा कि उसने एक अजीब, लगभग पागल हंसी दी। फिर वह अचानक वास्तविकता में लौटा और अचानक लेवी के पीछे से तेजी से दौड़ पड़ा। उस क्षण में उसकी मुट्ठी नायक के शरीर से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर आ गई थी। लेकिन लेवी पहले ही खतरे का अनुमान लगा चुका था। उसने याद किया कि जैस्पर उसके पीछे खड़ा था और वह उसे बिल्कुल भी चोटिल नहीं होने दे सकता था। कुछ क्षण के लिए युवक की ओर देखकर लेवी ने खुद को याद दिलाया कि उसने पहले ही यह वादा किया था कि जैस्पर को किसी भी कीमत पर बचाना है। नायक की आंखों में एक कड़ी संकल्प की भावना भर गई। जो कोई भी उनके पास आकर हमला करेगा वह बिना दया के नष्ट कर दिया जाएगा। अगले ही क्षण लेवी ने तेजी से हवा में छलांग लगाई और 3 विभिन्न विरोधियों से आ रहे संयुक्त हमले को आसानी से बचा लिया। फिर उसने बिजली की गति से स्टीवन के पीछे जंप किया और एक भयानक किक मारी। प्रहार की ताकत एक शक्तिशाली शॉकवेव के रूप में फैल गई जो लगभग 100 मीटर तक फैल गई। स्टीवन को जोरदार तरीके से जमीन पर फेंक दिया गया और वह भारी सांस लेते हुए संघर्ष कर रहा था। लेवी ने उसे ठंडे तरीके से घूरा। बिना किसी संकोच के उसने स्टीवन के हाथ को अपने पैरों के नीचे कुचला और खून तुरंत बाहर फूट पड़ा। यह क्रूर दृश्य देखकर जैस्पर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह भय से कांपते हुए देख रहा था। जब लेवी अचानक जैस्पर की आवाज सुनकर अपना नाम पुकारते हुए सुनी तो उसके खून से सने चेहरे पर दिख रहा भयंकर भाव ठहर गया। साथ ही लेवी ने अपनी मुट्ठी बर्फीले क्रिस्टल बीस्ट किंग की ओर मारी और उसके हाथ के चारों ओर लाल ऊर्जा ने घेर लिया। मेल ने हैरानी से देखा कि जानवर का शक्तिशाली बर्फीला बचाव सिर्फ एक प्रहार से नष्ट हो गया। भ्रांत होते हुए उसने बेतहाशा यह समझने की कोशिश की कि लेवी अब कहाँ मूव्ड था। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता, एक साया उसके पीछे चमका। नायक की आंखों में एक खतरनाक चमक थी जैसे ही उसने बर्फीले जानवर को उसकी पीठ पर कड़ी किक मारी, जबकि वह मेल को सुरक्षा दे रहा था। बर्फीले जानवर के किंग का सिर जोर से टूटने की आवाज के साथ फट गया, फिर अंत में गिर पड़ा। जानवर के नष्ट होने के साथ मेल अपना समर्थन खो बैठा और बेबस होकर जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन लेवी ने काम खत्म नहीं किया।
उसने एक और शक्तिशाली किक मारी, इस बार मेल की ओर, जिससे उसकी गिरावट की गति बढ़ गई। मेल ने जमीन पर अपना चेहरा मारा। प्रभाव से चारों ओर रेत हिल गई और वह खून थूकते हुए कमजोर अवस्था में उठने की कोशिश कर रहा था। नायक धीरे धीरे मुड़ा। उसके पीछे स्टीवन पूरी तरह से जमीन पर लेटा हुआ था, खून से सना हुआ। लेवी ने शांति से अपनी बाईं हाथ में एक जलती हुई आग का गोला तैयार किया। उसकी आंखों में ठंडा और स्पष्ट हत्यारोपी इरादा था। जल्द ही उसकी चारों ओर घना धुआं फैल गया, क्योंकि आग और भी प्रबल हो गई और हामू को भारी धुआं के पर्दे को पार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी चाकू था और दूसरी चाकू वह अपने दांतों के बीच दबाए हुए था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो व्यक्ति स्थानिक क्षमता रखते हुए भी आग के तत्व को नियंत्रित कर सकता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पूरी हैरानी में फैल गईं। लेवी पहले ही चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। हामू ने अपनी मुट्ठी कस ली, हमला करने की तैयारी की, लेकिन लेवी ने जल्दी किया। एक ही प्रहार से उसने उसे डरावनी गति से दूर फेंक दिया। हामू का शरीर साइडवेज में उड़ते हुए जमीन पर कई बार लुढ़कता चला गया। जब वह आखिरकार रुक गया तो वह मुश्किल से होश में था और पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ था। नायक शांति से चला और उसके सिर के ठीक ऊपर खड़ा हो गया। फिर लेवी ने धीरे धीरे अपना पैर ऊपर उठाया। जैसे ही वह हामू का सिर पूरी तरह कुचलने ही वाला था, तभी अचानक उसके पीछे एक चीख सुनाई दी, जिससे उसने रुकने का फैसला किया। नायक ने तेजी से मुड़कर देखा। उसका शरीर अब भी भयानक हत्यारोपी आभा से विकिरित हो रहा था। जैस्पर वहां कांपते हुए खड़ा था, डर से लेवी का नाम पुकारते हुए। उसका चेहरा पीला हो गया था और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। लेवी ने धीरे धीरे अपने पैर को हामू के सिर से हटा लिया। फिर उसकी आंखें जैस्पर की ओर घूमा और उसे ध्यान से देखा। फिर शांत आवाज में कहा कि उसके सामने अभी भी एक दुश्मन खड़ा है। ये शब्द सुनते ही लेवी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने लगा, सीधे उस युवक की ओर जो उसके सामने था। उस पल जैस्पर एक वास्तविक डर की लहर से अभिभूत हो गया। वह कदम दर कदम पीछे हटने लगा, जबकि लेवी उसके पास धीरे धीरे लेकिन अडिग कदमों से बढ़ रहा था। अपने दिमाग में नायक ने चुपचाप वह नियम दोहराया जिसने उसकी क्रियाओं को मार्गदर्शन दिया। जो मेरे पीछे खड़े हैं उनकी रक्षा करो, और जो मेरे सामने खड़ा हो उसे नष्ट कर दो। जैस्पर घबराए हुए उसे बार बार पुकार रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वह खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि डरने की कोई वजह नहीं है। आखिरकार जो व्यक्ति उसके पास आ रहा था वह लेवी था, उसका सबसे करीबी दोस्त, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी उसके खिलाफ हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक भयंकर चित्र उभरा, लेवी अपना मुट्ठी उठाता हुआ और उसे सीधे उसके चेहरे पर मारते हुए। अब और डर को सहन न कर पाने के कारण जैस्पर जोर से चीखा। उसकी आवाज टूट रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। जैसे ही लेवी की मुट्ठी उसके पास पहुंचने वाली थी, वही संदेशता जो चुपचाप झूले में लेटा हुआ था, अचानक अपनी आंखें खोलकर चौकन्ना हो गया। वह अचानक उठ बैठा, उसके सीने में असहजता का एहसास हुआ, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह अजीब सा एहसास कहां से आया। ठीक उसी पल जब जैस्पर ने हकीकत में लेवी का नाम पुकारा, नायक की मुट्ठी अचानक हवा में थम गई। फिर सिस्टम की आवाज ने लेवी के दिमाग में तेजी से गूंजते हुए उसे जगाने की कोशिश की और चेतावनी दी कि वह अभी मानसिक हमले का शिकार हुआ है। सिस्टम लगातार चेतावनी दे रहा था, यह समझाते हुए कि यदि लेवी उन अंधेरे विचारों को नियंत्रण से बाहर जाने देता है तो वह पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिति खो देगा।
उसकी मानसिक स्थिति की वजह से उसकी मानसिक सुरक्षा कमजोर थी, जिससे वह इस प्रकार के मानसिक आक्रमण से लगभग पूरी तरह से अयोग्य हो चुका था। हालांकि सिस्टम ने यह भी बताया कि एक और विकल्प था, वह खुद के भीतर के अंधकार का सामना कर सकता था। उस पल लेवी की चेतना में एक तीव्र आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। उसने अपने दिल में अंधकार का सामना किया, उसकी अस्तित्व को स्वीकार किया और उसे अपने हिस्से के रूप में अपनाया, न कि इसे नकारते हुए। अचानक यादें एक बाढ़ की तरह वापस आईं। उसने फिर से अस्पताल का कमरा देखा और खुद को जैस्पर के बगल में बैठे हुए पाया। तब जैस्पर खुशी खुशी घड़ी खरीदने की इच्छा के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी कीमत लगभग 9 मिलियन थी, जो उनके पास कभी भी नहीं हो सकती थी। यह कहते हुए वह बिस्तर पर लेट गया, यह सोचते हुए कि इसे भूलकर सो जाना बेहतर है। लेकिन 14 साल का लेवी उन शब्दों को बहुत गंभीरता से ले रहा था। जल्द ही सुबह हुई और एक नर्स को अस्पताल के गलियारे में दवा की गाड़ी खींचते हुए देखा जा सकता था। अचानक लेवी उसके ठीक पीछे दिखाई दिया, जिससे युवा नर्स इतनी चौंकी कि वह गाड़ी को गिराने वाली थी। उसने शालीनता से पूछा कि क्या वह मदद चाहिए और क्या वह उसे बदले में कुछ पैसे दे सकती है। नर्स ने अपनी माथे से पसीना पोंछते हुए उसे एक साधारण सौदा दिया, अगर वह गाड़ी को गलियारे के अंत तक ले जाता है तो वह उसे 1 युआन देगी। लेवी ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी को पकड़ लिया, बिना किसी हिचकिचाहट के सौदे को स्वीकार कर लिया। जब वे गलियारे के अंत तक पहुंचे, नर्स मुस्कुराई और पुष्टि की कि उसने अपना वादा पूरा किया था और उसे एक सिक्का दिया। लेवी ने उस चमकते हुए युआन सिक्के को हाथ में कई सेकंड तक घूरा। फिर अचानक उसने गाड़ी को पलट दिया और उसके साथ भाग गया। बस कुछ समय बाद वापस लौटकर शांतिपूर्वक घोषणा की कि अब वह उससे 2 सिक्के उधार में हैं। नर्स हैरान होकर देख रही थी, क्योंकि अजीब लड़का बार बार गलियारे में गायब होकर वापस आ रहा था। वह महसूस कर रही थी कि वह पागल हो जाएगी, क्योंकि लेवी लगातार गाड़ी को धक्का देता रहा और देर शाम तक वापस आता रहा। आखिरकार उसने फिर से उसके सामने आकर शांतिपूर्वक घोषणा की कि अब वह उससे 30,000 युआन के लिए उधारी ले चुका है। लड़की पूरी तरह से चौंकी हुई थी। जब उसे आखिरकार समझ में आया कि वह क्या कह रहा है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह जोर जोर से उसे गालियां देने लगी, यह आरोप लगाते हुए कि वह उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लेवी ने शांति से उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि वह हर बार गाड़ी धक्का देने पर 1 युआन देगा, और उसने यह काम 30,000 बार किया था। नर्स अपनी तसल्ली खो बैठी, सिर पकड़ते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, यह याद करते हुए कि जो लड़का उसके सामने खड़ा है वह मानसिक रूप से बीमार है। तभी एक आदमी जो थोड़े सफेद होते बालों के साथ था, उनके पास आया। वह निदेशक शाह थे, जिन्होंने दयालुता से पूछा कि क्या हो रहा है। नर्स तुरंत रो पड़ी और लेवी की ओर इशारा करते हुए शिकायत करने लगी कि लड़के ने उसे धोखा दिया। लेवी बस वहीं खड़ा रहा, गाड़ी के हैंडल को पकड़े हुए, सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। लड़की ने अपने आंसू पोंछे और निदेशक ने उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया, उसे यह तसल्ली देते हुए कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। फिर उसने लेवी की ओर मुड़ा और उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें 30,000 वैन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। निदेशक शाह ने गर्म मुस्कान के साथ समझाया कि चेक वह पैसा था जो लेवी ने उस दिन ईमानदारी से कमाया था। चेक देखते हुए और ये शब्द सुनकर लेवी के चेहरे पर सच्ची खुशी की चमक आ गई। उसने निदेशक का धन्यवाद किया और कागज को अपनी चोटिल हथेलियों में कसकर पकड़ते हुए जल्दी से चला गया। उसके पीछे नर्स और निदेशक वहीं खड़े थे, दोनों राहत महसूस कर रहे थे कि लड़के को आखिरकार खुश किया गया था।
लेकिन जैसे ही लेवी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने अचानक मुड़कर कहा कि वह कल फिर मदद करने के लिए वापस आएगा। नर्स की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और निदेशक का चेहरा भी इस विचार से पीला पड़ गया। इसी बीच लेवी खुशी खुशी जैस्पर की ओर भागा, उसे यह बताने के लिए कि उसने कुछ पैसे कमाए हैं। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, जैस्पर ने खुशी से उसे लहराते हुए बताया कि उसने आखिरकार घड़ी खरीद ली। पुराने दुकानदार ने उसे भारी छूट दी, इसलिए घड़ी केवल एक सिक्के में खरीदी। असल में उसने इसके बदले एक बोतल कोला दी थी। लेवी ने एक हल्की, थोड़ी उदास हंसी निकाली और जल्दी से चेक को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। वह फिर से हंसा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ थोड़ी सी उदासी भी थी। उस रात के बाद, जबकि जैस्पर बिस्तर पर शांति से सो रहा था, एक जोड़ी कदम धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। लेवी चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा उदास था और वह सोते हुए लड़के को घूर रहा था। उसने अपने मुंह की ओर हाथ बढ़ाया, अपनी अंगुलियों पर अपनी जीभ चलाई, फिर अपनी गीली हथेली को जैस्पर की ओर कई बार खींचा। अगली सुबह जैसे ही सूरज ऑफलाइन हुआ, एक तीव्र चीख अचानक शांति को तोड़ते हुए बाहर खड़े पक्षियों को हिला दिया। नायक अचानक जाग उठा। उसके पास जैस्पर जोर से चिल्ला रहा था और उसका नाम पुकारते हुए। देखते हुए कि लेवी जाग चुका है, जैस्पर ने जल्दी से अपनी कलाई बढ़ाई और उसे घड़ी दिखाई, लेकिन उसके नंबर और सुई पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। एक नष्ट रूप में जैस्पर ने कहा कि घड़ी टूट गई है। उसने इसे कल ही खरीदी थी और इसका उपयोग करने की उम्मीद की थी। लेवी ने तुरंत दौड़कर उसे अपने हाथों में चेक दिखाया। उसकी हथेलियां लाल निशानों और ताजे घावों से भरी हुई थीं। उसने ईमानदारी से समझाया कि उसने कल पैसा कमाया था और निदेशक ने उसे व्यक्तिगत रूप से यह दिया था, यह जोड़ते हुए कि उसके हाथों के घाव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर जैस्पर का मूड तुरंत उज्ज्वल हो गया। उसने सराहना करते हुए सिर हिलाया और सच्चे दिल से लेवी की तारीफ की। लेवी ने गर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया और वादा किया कि वह जैस्पर के लिए एक नई घड़ी खरीदेगा। जैस्पर खुशी से सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही एक नई घड़ी जैस्पर की कलाई पर आ गई और उसने खुशी से उसकी सराहना की, हंसी नहीं रोक पा रहा था। लेवी ने उसके पास बैठते हुए धीरे से समझाया कि यह नई घड़ी 30,000 की है और वह घड़ी जैस्पर की पुरानी सस्ती घड़ी से कहीं बेहतर है। इस कारण यह घड़ी कहीं ज्यादा मजबूत है और आसानी से टूटेगी नहीं। जैस्पर की आंखें खुशी और आभार से चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा तोहफा था जो उसने कभी प्राप्त किया था। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर लेवी को भी एक शांत खुशी का एहसास हुआ और वह इस गर्म एहसास को अपने दोस्त के साथ साझा कर रहा था। लेकिन यह शांतिपूर्ण याद अचानक टूट गई जब जैस्पर ने लेवी का नाम चिल्लाया। लेवी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसका शरीर ठंडी पसीने से ढका हुआ था। जैस्पर उसके सामने खड़ा था, उसे अविश्वास से घूरते हुए और उत्सुकता से पूछ रहा था कि क्या वह वाकई में लेवी था जो वहां खड़ा था। लेवी ने हल्की सीटी हुई भौहों के साथ प्रतिक्रिया दी और जैस्पर का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसका शब्द अधर में रुक गया। अगले ही पल गर्म खून अचानक उसके चेहरे पर छींटे पड़ गए। लेवी ने भय के साथ देखा, जैसे एक काली हाथ जैस्पर के गले में सीधा घुस गया। लगभग तुरंत ही शाही उसके पीछे प्रकट हुआ, शांति से यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी कसम को पूरा करने आया था, यानी नष्ट करने और मारने के लिए। उसकी आंखें सुस्त और तिरस्कार से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान बनी हुई थी। उसने ठंडे स्वर में यह घोषित किया कि लेवी के पास बचने का कोई मौका नहीं था।
एक पल के लिए लेवी शॉक में खड़ा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था और वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ। लेकिन फिर उसने अपने दांत भींचे और अचानक आगे बढ़ा। उसने पीछे से हमला किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हालांकि शाही ने तुरंत खतरे को महसूस किया और वह तुरंत अदृश्य हो गया, असाधारण गति से दूर चला गया। जैस्पर का शरीर तुरंत रेत पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था क्योंकि उसके गले में घाव की पीड़ा असहनीय हो रही थी। वह अब और होश में नहीं रह पा रहा था। युवक ने कमजोरी से लंगड़ाते हुए कदम बढ़ाए, फिर उसका शरीर गिरने लगा। लेकिन लेवी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। उसे मजबूती से अपने पास रखा और कांपती आवाज में उसका नाम पुकारा। जैस्पर ने मध्यम आवाज में कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनी जा रही थी। लेवी की आंखों में निराशा भर गई और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। इसी दौरान सिस्टम ने तुरंत रिपोर्ट किया कि तत्काल उपचार की आवश्यकता है। सिस्टम ने स्वचालित रूप से एक उन्नत उपचार की पोषण का सुझाव दिया, जिसका उपयोग करने के लिए लेवी की ऊर्जा का 4% खर्च होगा। लेवी ने जल्दी से एक चमकती हुई बोतल निकाली और कांपते हुए हाथों से उसे जैस्पर के मुंह में डालने की कोशिश की, जबकि वह उससे विनती कर रहा था कि वह मर न जाए। लेकिन सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि स्थिति गंभीर है। जैस्पर की श्वसन नली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, जिससे दवा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। निराश लेवी ने सिस्टम से और अधिक उपचार की पोषण की मांग की। इसी पल उसके पीछे एक धीमी सी आवाज आई और अचानक खून उसकी अपनी बॉडी से बाहर फूट पड़ा। शाही ने पीछे से हमला किया, गर्व से मुस्कुराते हुए जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला। उसने शांति से कहा कि लेवी ने सायरन के गीत से जागने में सफलता पाई थी और इस प्रकार का प्रतिरोध यह सिद्ध करता था कि वह वास्तव में एक दुर्लभ और शक्तिशाली इंसान था, लेकिन यह फिर भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि लेवी ने अपने चारों ओर की हर चीज को नजरअंदाज किया और जैस्पर को पोषण पिलाने की कोशिश करता रहा, जबकि सिस्टम ने उसे बार बार चेतावनी दी कि उसकी अपनी चोटें गंभीर होती जा रही हैं। फिर शाही ने अचानक अपना हाथ बाहर निकाला और एक ही हिंसक गति से लेवी को उछाल दिया। नायक का शरीर कई मीटर हवा में उड़ा और फिर जोर से जमीन पर गिरा। उठने के लिए संघर्ष करते हुए लेवी धीरे धीरे खुद को उठाया, जबकि शाही ने मजाक उड़ाते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी। दानव ने वादा किया कि लेवी अपने स्वामी के लिए सबसे कीमती मानव बलि बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो लेवी को और भी ज्यादा ताकत दी जाएगी। लेकिन लेवी का जवाब एक मुक्के के रूप में आया, जो सीधे मरमन के चेहरे की ओर उड़ा। शाही ने आसानी से उस हमले से बचते हुए और लेवी तुरंत एक और प्रहार के साथ उसका पीछा किया। हालांकि दुश्मन बस खेल रहा था, लगातार टेलीपोर्ट करते हुए और हर प्रहार से बचता हुआ। इस बीच लेवी एक पागल की तरह हमले कर रहा था। हर प्रहार पिछले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा निराशाजनक हो रहा था। शाही ने शांति से टिप्पणी की कि हालांकि लेवी की ताकत पहले ही एक मास्टर स्तर से ऊपर हो चुकी थी, उसने अभी तक देवता की शक्ति की शुरुआत को ही छुआ था। उसे गर्व से याद आया कि उसकी पूर्ण रक्षा कभी उसकी सबसे बड़ी क्षमता थी, जिसने उसे हजारों वर्षों तक अनगिनत आक्रमणों को नाकाम किया था। यही शक्ति थी जिसका उपयोग उसके स्वामी ने देवताओं के नेतृत्व में अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए किया था। उसने अपनी तेज पंजों को उठाया और आत्मविश्वास से यह घोषणा की कि इस दुनिया में कोई भी हमला ऐसी सुरक्षा को तोड़ नहीं सकता। एक पंजे की चोट से लेवी हवा में उड़ा दिया गया। कुछ ही पल बाद वह जोर से जमीन पर गिरा और प्रभाव से रेत में एक तेज झंकार गूंज गई।
अचानक काले बादल ऊपर इकट्ठा हो गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लेवी जमीन पर पड़ा था, अंधेरे आकाश को निराश निगाहों से घूरते हुए। सिस्टम ने नई चेतावनियां जारी की। एक महत्वपूर्ण सहायता पोषण की आवश्यकता थी और वह 4% ऊर्जा की कीमत पर थी, लेकिन उपलब्ध आपूर्ति अपर्याप्त थी। बारिश लगातार गिरती रही और लेवी धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर जैस्पर की ओर देखा। अपने शरीर में फैल रहे दर्द के बावजूद उसने संघर्ष किया और फिर से खड़ा होने की कोशिश की। उसे देखकर शाही हंसा और कहा कि बारिश उसके लिए परफेक्ट युद्ध भूमि है। उसने लेवी से पूछा कि क्या वह सच में यहां मरना चाहता था। सिस्टम ने एक और तात्कालिक चेतावनी जारी की। लेवी ने पहले ही अपनी रक्त का 30% खो दिया था। उसकी स्थिति संकटपूर्ण हो चुकी थी। मौत तेजी से पास आ रही थी। फिर भी लेवी ने फिर से एक कदम आगे बढ़ाया, हर कदम के साथ गीली रेत पर खून की गहरी धार छोड़ते हुए। उस पल सिस्टम ने पुष्टि की कि लेवी की पैसिव क्षमता, युद्ध का देवता, सक्रिय हो गई थी और उसने संबंधित युद्ध स्थिति में प्रवेश किया था। इसी बीच शाही ने मुगु के साथ एक बातचीत को याद किया, जिसमें उसने बताया था कि उसके पास सायरन जाति की एक प्राचीन क्षमता है जो उसे पानी का उपयोग करके स्थानों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। जब इसे उसकी पूर्ण सुरक्षा के साथ जोड़ा जाता है तो यह क्षमता उसे दिव्य रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगभग अविजेय बना देती है। मुगु ने यह भी कहा था कि अगर शाही की मानसिक शक्ति ओवरलॉर्ड रैंक या उससे ऊपर पहुंच गई तो उसे मारना लगभग असंभव हो जाएगा। शाही ने दृढ़ता से जवाब दिया था कि अगर ऐसा है तो उसे किसी भी कीमत पर ज्यादा मजबूत बनना होगा, नहीं तो वह अपने स्वामी की सेवा करने के योग्य नहीं होगा। हालांकि मुगु ने उसे चेतावनी दी थी कि केवल साधारण प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा और सुझाव दिया कि वे एक साथ ग्रह पर सच्चे शक्तिशाली दुश्मनों की खोज करें। शु ने घबराए हुए पूछा था कि क्या ऐसे विरोधी वास्तव में उसे हरा सकते हैं। मुगु ने ठंडी आवाज में जवाब दिया था कि शायद पृथ्वी पर कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। बाकी अधिकांश देवता पहले ही फंसे हुए थे और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लॉर्ड लेवल योद्धा भी बस दिव्यता की दहलीज पर कदम रख चुका था। और फिर भी बिना देवता बने भी कोई ऐसा नहीं था जो उसकी पूर्ण रक्षा को तोड़ सके। जल्द ही वो दूर की यादें सुबह की धूप में धुंध की तरह धीरे धीरे गायब हो गईं। अब वर्तमान में लौटते हुए शॉ वहीं जमे खड़ा था, तनाव भरी खामोशी में देख रहा था कि उसकी आंखों के सामने लेवी का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और उस बदलाव ने आसपास की हवा को भी बेचैनी से भारी कर दिया। अचानक बारिश और तेज हो गई। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया और पानी झमाझम बरसने लगा। उसी समय नायक के शरीर पर बने रहस्यमयी सील चमकने लगे। उनकी रोशनी तूफानी बारिश में बिजली की चमक की तरह आंखों को चकाचौंध कर रही थी। शु जबरदस्ती आत्मविश्वास दिखाते हुए बोला, जैसे हालात शांत हों, जबकि माहौल काफी तनावपूर्ण था। उसने समझाया कि ऐसी बारिश में वह चुपचाप गिरती हुई बारिश में ही घुल सकता है और उसी के साथ चलते हुए कहीं भी पहुंच सकता है, बिना किसी के ध्यान दिए। लेकिन नायक ने उसकी लंबी चौड़ी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेवी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे शु की बातें बस तूफान में उड़ता हुआ बेकार शोर हों। पलक झपकते ही लेवी का शरीर पूरी तरह गायब हो गया। शॉ कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही लेवी चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गया, जैसे जगह खुद मुड़कर उसे वहां ले आई हो। जरा भी रहम दिखाए बिना नायक ने भयंकर हमलों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक वार डरावनी ताकत के साथ दुश्मन पर गिरते रहे, जिससे उसके पास बस किसी तरह बचाव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बहुत लंबे समय बाद पहली बार शॉ के दिल में सचमुच डर पैदा हुआ।
लेवी इतनी तेजी से जगह बदल रहा था कि शॉ के पास सोचने का भी समय नहीं था। बचकर निकलने की बात तो दूर, एक और भारी वार जोर से आकर लगा। डर के साथ शॉ ने देखा कि उसकी तथाकथित अटूट सुरक्षात्मक परत पर एक पतली दरार उभरने लगी थी। उसी पल मुगु की पुरानी चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। चाहे रक्षा कितनी भी पूर्ण क्यों न हो, दिव्य शक्ति की भयानक ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इस पल से पहले शु उन शब्दों का असली मतलब कभी समझ नहीं पाया था। उसके दिमाग में यह सुरक्षा हमेशा पूरी तरह परफेक्ट लगती थी, क्योंकि दिव्य स्तर के प्राणी भी इसे तोड़ नहीं पाए थे। लेकिन बाद में उसे एक छुपा हुआ सच पता चला। यह दिखने में परफेक्ट सुरक्षा असल में खास तरह की स्केल्स के एक सिस्टम पर बनी हुई थी। अब शायु बस डर से देख सकता था कि लेवी के हमले और भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे, हर बार पिछले से ज्यादा ताकतवर और निर्दयी था। वह चाहे जितनी बार भी बचने के लिए टेलीपोर्ट करे, नायक तुरंत उसके पीछे आ जाता। हर टकराव के साथ उसकी सुरक्षात्मक परत की दरारें और ज्यादा फैलती जा रही थीं। गुस्से और बेताबी में शी ने अपने पंजों से पलटवार करने की कोशिश की। अगले ही पल जलपरी जैसे तेज पंजे सीधे नायक की लोहे जैसे सख्त मुट्ठियों से टकरा गए। इस टकराव से जबरदस्त शॉकवेव निकल पड़ी। जमीन कांप उठी और शू की सुरक्षा परत पर दरारों का जाल फैल गया। ठीक उसी पल जब उसकी रक्षा टूटने लगी, उसके कभी बेहद तेज पंजे अजीब तरीके से मुड़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें कुचल दिया हो। अचानक उसका एक हाथ आर पार छेद दिया गया। शॉ वहीं जम गया। दिमाग में झटका भर गया जब उसने उस भयानक चोट को देखा। तेज दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए वह तुरंत पीछे कूद गया ताकि लेवी से दूरी बना सके। उसका चेहरा तड़प रहा था क्योंकि वह उस जलते हुए दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। 1000 साल बाद किसी साधारण इंसान द्वारा घायल होना उसके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन लेवी ने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। बिना रुके नायक फिर से पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ा। शॉ की आंखों में भरा हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह डर ने ले ली और उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई, वह पल जब खंजर लगी लोहे की छड़ ने उसके मालिक की रक्षा भेद कर छुपी हुई रिवर्स स्केल को छू लिया था। उस वार के बाद स्केल्स एक एक करके गिरने लगी थीं। जो सुरक्षा कभी परफेक्ट लगती थी वह टूट गई और तभी आक्रमण करने वाली ताकतें सच में उसके मालिक को नुकसान पहुंचा पाईं। उसी प्राचीन युद्ध की वजह से उन ताकतवर स्केल्स में से कुछ आखिरकार नश्वर दुनिया में बिखर गईं। रिवर्स स्केल के बिना पूर्ण रक्षा कभी सच में पूरी नहीं होती। वह सिर्फ उन हमलों को रोक सकती थी जो दिव्य शक्ति से कमजोर हों। अब भी आसमान से बारिश लगातार बरस रही थी और लेवी के हमले और ज्यादा उग्र और बेरहम होते जा रहे थे। अब रॉसुल की सुरक्षात्मक परत की लगभग पूरी सतह पर बड़ी बड़ी दरारें फैल चुकी थीं, जो किसी भी पल टूट सकती थीं। डर से भरी नजरों से शॉ ने नायक को देखा जब लेवी ने अपनी सारी ताकत एक विनाशकारी वार में इकट्ठी कर ली। एक बार फिर उसके दिमाग में वे पुराने शब्द गूंज उठे। मुगु ने कभी चेतावनी दी थी कि स्केल्स के बिना पूर्ण रक्षा पूरी तरह बेकार हो जाएगी। और अब लेवी के शक्तिशाली वार ने आखिरकार शे की आखिरी बची हुई रक्षा भी तोड़ दी। वह जोर से चीख उठा, उसके मुंह से खून फूट पड़ा। उस भयानक टक्कर से रेत और धूल तूफानी हवा में उड़ गई। एक हाथ टूट जाने के बाद वह बेबस होकर वहीं जड़ हो गया। अब और विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। लेवी ने दुश्मन की आखिरी कोशिशों को सहते हुए आगे कदम बढ़ाया और फिर से वार करने के लिए पैर उठाया। उसका पैर जोर से दुश्मन की पूंछ पर पड़ा। शाहू ने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पूंछ भयानक आवाज के साथ टूट गई और खून बारिश में बिखर गया।
दुश्मन का शरीर जोर से समुद्र की ओर फेंका गया, जबकि उसकी टूटी हुई पूंछ का टुकड़ा नायक के पैरों के पास पड़ा रह गया। मुख्य पात्र तुरंत फिर से उसके पास टेलीपोर्ट हो गया, अगला बेरहम वार करने के लिए तैयार। आसमान में बिजली चमकी और शॉ ने लेवी की डरावनी ताकत का भारी दबाव अपने ऊपर महसूस किया। एक और क्रूर वार उस पर पड़ा। उसका शरीर खून से भीगी रेत पर घिसटता हुआ आखिर जाकर रुक गया। दर्द से जूझते हुए उसने सिर उठाया और दूर खड़े जास्पर को देखा। उस पल शॉ के दिल में कड़वा एहसास भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी इंसान से हार सकता है, लेकिन वह सोच पूरी भी नहीं कर पाया था कि लेवी पहले ही उसके ऊपर खड़ा था, आखिरी वार के लिए पैर उठाते हुए। पैर जोर से नीचे गिरा और वह फिर से खून उगलते हुए घुट गया। कुछ पल के लिए भारी बारिश के बीच दुनिया बिल्कुल शांत हो गई। हवा में दबाव भरी खामोशी फैल गई। अंदर ही अंदर शॉ ने मजबूरी में एक बात मान ली, पिछले 1000 सालों में इंसान सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। लेवी ने धीरे धीरे अपना पैर पीछे खींच लिया। शाहू का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके शरीर को ढकने वाली स्केल्स एक एक करके गिरने लगीं। जल्द ही टूटी हुई पूंछ और घायल शरीर से बिखरी स्केल्स धीरे धीरे हवा में उठने लगीं। वे बारिश के बीच चुपचाप तैरती हुई उस जास्पर की ओर बढ़ने लगीं, जो अभी भी जमीन पर बिना हिले पड़ा था। फिर अचानक वे चमकती स्केल्स किसी अदृश्य ताकत से खींचकर उसके शरीर में समाने लगीं। यह अजीब नजारा देखकर शाहू पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके मालिक की स्केल्स ऐसा रहस्यमय व्यवहार क्यों कर रही थीं। उसका शरीर कमजोर होकर कांपने लगा और उसने धीमी आवाज में अपने मालिक का नाम लिया। खून से लथपथ हाथ बढ़ाते हुए वह धीरे धीरे रोने लगा। अब उसे साफ समझ आ गया था कि उसके अपने कामों ने ही उस मालिक की मौत कर दी थी जिसकी वह सेवा करता था। शॉ का टूटा फूटा शरीर लेवी के पैरों के पास पड़ा था, आधा गीली रेत में दबा हुआ, और वह बेताबी से जास्पर की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहा था, पीछे खून की काली लकीर छोड़ते हुए। उसका मन असहनीय अपराध बोध से भर गया था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक बार फिर उस इंसान को नुकसान पहुंचाया जिसे वह सबसे ज्यादा सम्मान देता था। उसी समय नायक उसके ऊपर मौत की छाया की तरह खड़ा था। लेवी ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और बेरहमी से मारने के इरादे से अपना पैर नीचे दे मारा। शाह का सिर उसके शरीर से साफ अलग हो गया और खून लाल फव्वारे की तरह हवा में उछल पड़ा। मरने से ठीक पहले के उस आखिरी पल में वह बस चुपचाप जास्पर से माफी मांग सका। उसी समय यादों की एक बाढ़ अचानक शाहू के दिमाग में उमड़ पड़ी। जब वह छोटा था, उसने जिज्ञासा से अपने मालिक को देखते हुए पूछा था कि वह इतनी सावधानी से क्या लिख रहे हैं। उस आदमी ने शांत स्वर में बताया था कि वे दिव्य अभिलेख हैं। अगर किसी दिन वह गायब हो जाए तो उन अभिलेखों का उपयोग इस दुनिया की रक्षा करने वाली बाधा को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। ये बात शिव को काफी उलझन में डाल गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि कोई देवता कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि देवताओं को तो हमेशा के लिए मौजूद माना जाता है। लेकिन उस आदमी ने धैर्य से समझाया कि देवता खुद आस्था से जन्म लेते हैं और इसलिए उन पर उस जगह की रक्षा करने का कर्तव्य होता है जहां वह आस्था मौजूद है। इस दुनिया की रक्षा करना ही उसका स्वीकार किया हुआ मिशन था। इसके लिए वह 10,000 साल तक जीने को भी तैयार था, या जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मा तक पूरी तरह बलिदान करने को भी। यह एहसास शाह पर बिजली की तरह गिरा। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने सच में समझा कि कोई देवता उस दुनिया की रक्षा के लिए, जिसकी उसने कसम खाई है, अपनी आत्मा तक बलिदान करने को तैयार हो सकता है।
बाद में एक शांत रात को स्थिर तालाब के किनारे शॉ ने मुगु से तीखी बहस करते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। जलते हुए संकल्प के साथ उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी किसी को अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। इसके जवाब में मुगु ने ठंडी और लगभग बेपरवाह आवाज में उसे याद दिलाया कि उस रात वहां कोई और नहीं था, सिर्फ वे दोनों, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थीं जिन्हें केवल वही निभा सकते थे। ये बात सुनकर शाहू और भी गुस्से में आ गया। जलती हुई आंखों के साथ उसने उस आदमी पर आरोप लगाया कि वह चुपके से उसके मास्टर के भरोसे का फायदा उठाने की साजिश कर रहा है, जो आखिरकार उसे धोखा देने वाली थी। लेकिन मुगु ने शांत चेहरे के पीछे अपनी भावनाएं छिपाए रखीं। सीधे बहस करने के बजाय उसने धीरे से जीवित रहने की बात की, जितना संभव हो उतना लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रखने की, शायद अमरता के करीब पहुंचने की भी। ये सुनते ही शॉ का गुस्सा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि अपने मास्टर के बिना ऐसी जिंदगी पूरी तरह बेकार होगी, और अगर उसे ऐसा चुनाव करना पड़ा तो वह इसे स्वीकार करने के बजाय पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। उसी पल शॉ ने कुछ अजीब देखा। मुगु के चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान उभर रही थी। कुछ कहे बिना मुगु बस मुड़ा और शांति से घर के अंदर चला गया, शॉ को तालाब में खड़ा छोड़कर। अंदर जाने से पहले उसने आत्मविश्वास से आखिरी बात कही कि एक दिन शॉ भी आखिरकार उससे सहमत हो जाएगा। कुछ देर बाद शॉ चुपचाप अपने मास्टर के पास बैठा था, जो पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। शायू उसे चमकती हुई प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था और एक वफादार साए की तरह पास ही इधर-उधर घूम रहा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के मास्टर जोर से खांसने लगे। अगले ही पल उन्होंने मुंह भर खून उगल दिया। घबराकर और डरते हुए शाहू घबराहट में उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन उस आदमी ने बस शांत भाव से हाथ उठाकर उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उसने आराम से अपने होठों से खून पोंछा, और जब वह कपड़े पर गिरा तो उसका लाल रंग अजीब तरह से हल्की सुनहरी चमक में बदल गया। इसके बाद वह ऐसे ही फिर से लिखने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने जो रहस्यमयी चिन्ह बनाए वे जल्द ही तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगे, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। कुछ देर बाद शू ने अपना सिर मेज पर टिका दिया। उसके मन में एक बेचैन करने वाला विचार आया, कितना समय बीत चुका है और क्या मुगु की बातें सच हो सकती हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए उसके गालों पर खामोशी से आंसू बहने लगे। अंदर ही अंदर वह समझ चुका था कि उसका मास्टर धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा है और एक दिन वह आखिरकार मर जाएगा। जब उसका ध्यान वापस वर्तमान में लौटा तो उसने किनारे पर बिखरी लाशें देखीं। लेवी अब भी वहीं खड़ा था, शे की निर्जीव लाश के ठीक सामने। शाहू के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब वह चुपचाप उस इंसान की मौत का शोक मना रहा था जिसकी उसने सबसे वफादारी से सेवा की थी, उसका मास्टर जैस्पर। उसकी पलकों पर धीरे धीरे भारीपन छाने लगा और शॉ के धुंधले पड़ते होश में आखिरी विचार यही था कि जैस्पर ही वह एकमात्र अस्तित्व था जिसके प्रति वह सच में वफादार रहा था। उसी समय एक एक करके कई स्केल जैस्पर के निश्चल शरीर के आसपास इकट्ठा होने लगे। जल्द ही आखिरी स्केल धीरे से आगे बढ़ा और सीधे उसके माथे के बीच में समा गया। जैस्पर के शरीर के चारों ओर गर्म सुनहरी रोशनी की एक नरम परत बन गई। जिज्ञासु और सतर्क लेवी सावधानी से आगे बढ़ा यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अचानक जैस्पर का दिल फिर से धड़कने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। उसी समय वह सुनहरी चमक हीरो की आंखों में और भी तेज झलकने लगी। लेकिन तभी अचानक सिस्टम की चेतावनी दिखाई दी। उसमें बताया गया कि लेवी अपने खून का आधे से ज्यादा हिस्सा खो चुका है और उसके शरीर के जरूरी कार्य अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं।
लगभग तुरंत ही गॉड ऑफ वॉर स्किल को जबरदस्ती बंद कर दिया गया। हीरो के बाल अपने असली रंग में लौट आए और उसके शरीर के चारों ओर की ताकतवर रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सिस्टम लगातार आपात चेतावनियां भेजता रहा, बताते हुए कि होस्ट कई बार मौत के करीब पहुंच चुका है। एक और अलर्ट आया जिसमें तुरंत इलाज की सलाह दी गई, लेकिन लेवी को अब इन सब की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने बस अपने हाथ फैलाए और छोटे ड्रैगन में बदल चुके जैस्पर को कसकर गले लगा लिया। उसे मजबूती से पकड़े हुए लेवी भी उसके साथ जमीन पर गिर पड़ा। थका हुआ हीरो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा, लेकिन तब भी उसने अपनी बाहों में पकड़े उस छोटे ड्रैगन को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब लेवी जैस्पर को करीब पकड़े हुए था, उसकी धुंधली होती नजरों के सामने बार बार चमकते सिस्टम पैनल दिखाई देते रहे। सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बाहों में मौजूद वह प्राणी फिलहाल बेहोश था, लेकिन शुक्र है कि अब उसकी जान को खतरा नहीं था। लेवी का शरीर धीरे धीरे झुक गया क्योंकि उसकी ताकत आखिरकार खत्म हो गई और वह गिर पड़ा। उसी पल उसके पीछे चुपचाप गहरा काला धुआं इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे वह घूमता हुआ धुआं एक इंसानी आकृति का रूप लेने लगा। वह अपने दर्जे के शिखर पर पहुंचा एक ताकतवर दानवराजा था, रोमन भूमि का शासक। हवा में शांत होकर तैरते हुए वह चारों तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे वह लड़ाई के इस क्रूर परिणाम को चुपचाप देख रहा हो। जब उसकी नजर शाहू की लाश पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हैरानी चमक उठी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इंसानों का एक समूह किसी ऐसे व्यक्ति को मार सकता है जिसे पूर्ण रक्षा का संरक्षण मिला हो। कुछ पल सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि शाहू को हराने की क्षमता सिर्फ कुंगजिया खुद उसके मास्टर में ही हो सकती थी। जल्द ही उसके मन में शक पैदा हुआ। शायद इंसानों के बीच कोई डिवाइन रैंक फाइटर मौजूद था। खुद से बड़बड़ाते हुए वह युद्धभूमि को देखने लगा और उसकी आंखों में धीरे धीरे एक अंधेरा विचार उभर आया। उसने लापरवाही से अपने पंजे उठाए और तय किया कि गिरे हुए योद्धाओं की एक एक करके जांच करेगा। उसकी नजर जल्द ही जमीन पर पड़े लेवी पर टिक गई, जो शेई के सबसे करीब था। उसी समय कहीं और लड़कियों का एक समूह उत्साह से चहकते हुए अचानक जोर जोर से बात करने लगा और मैसेंजर के अचानक प्रकट होने की चर्चा करने लगा। वे उसके प्रभावशाली रूप की तारीफ कर रही थीं, भले ही वह इंसान नहीं था, और आपस में फुसफुसा रही थीं कि वह पहले ही एक शक्तिशाली लॉर्ड के स्तर तक पहुंच चुका है। उनमें से कुछ खुशी से इशारा करते हुए कह रही थीं कि मैसेंजर अकेले ही ब्रांच में आया है, और वे उसकी असली पहचान के बारे में जिज्ञासा से सोच रही थीं। लेकिन अलग अलग अंदाजे लगाने के बावजूद वे सब एक बात पर सहमत थीं कि वह अब तक का सबसे खूबसूरत सैटेलाइट था जिसे उन्होंने देखा था। उसी समय एक शांत कमरे के अंदर वन आई ने थकान भरी सांस ली और अपने कनपटियों को रगड़ा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने आलस से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। जैसे ही नया आदमी दहलीज पार करके अंदर आया, उस आदमी ने उसे तुरंत पहचान लिया और हैरानी से सांस छोड़ दी। वह मैसेंजर था। वह मुर्गे की तरह अंदर आया, चेहरे पर साफ नाराजगी थी और कई बार इधर-उधर टहलने लगा, जिससे वन आई पूरी तरह उलझन में पड़ गया। अचानक फीनिक्स ने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में गाली दी, कहते हुए कि पूरी स्थिति की गलती उस दुष्ट आदमी की है, ना कि लेवी या जैस्पर की। तभी वन आई को समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। सावधानी से उसने पूछा कि क्या मैसेंजर यह जानने आया है कि मुख्य किरदार और उसका साथी कब लौटेंगे। उसने शांत भाव से जोड़ा कि मैसेंजर की चिंता पूरी तरह समझ में आती है। आखिरकार उनके जाने के बाद पूरे 2 दिन बीत चुके हैं और मुख्यालय को अब तक कोई खबर नहीं मिली।
उसने आगे समझाया कि इतनी लंबी देरी तभी हो सकती है जब कई देशों के शासक एक साथ इकट्ठा हुए हों या कोई अचानक खास मिशन सामने आ गया हो। मैसेंजर, जो शर्मिंदा भी था और चिढ़ा हुआ भी, झुंझलाहट में अपने बाल पकड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सीने में यह बेचैनी आखिर क्यों उठ रही है। थोड़ा अटपटा महसूस करते हुए उसने मुंह फेर लिया और हल्की झिझक भरी आवाज में पूछा कि क्या वन आई को पता है कि वे लोग अभी कहाँ हैं। जवाब में वन आई ने बस बेबस होकर कंधे उचकाए। इस बीच फीनिक्स घबराहट में अपना ही हाथ काटने लगा। साफ था कि वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चमक आई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वे लोग कहाँ हो सकते हैं। तुरंत उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसे याद आया कि उस आदमी ने उसके दिए हुए अंडे खा लिए थे और उन अंडों में अब भी उसकी ऊर्जा के निशान मौजूद थे। उधर रोमैन का नुकीले पंजों वाला हाथ धीरे धीरे नीचे आया और लेवी के सिर से बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर रुक गया। उसी सटीक पल रोमैन के दिमाग में अचानक एक एहसास कौंधा। खतरे को तुरंत महसूस करते हुए रोमैन ने अपनी क्षमता सक्रिय की और पीछे हट गया। इस तरह वह अचानक हुए तत्वीय हमले से बाल बाल बच गया। सामने ध्यान से देखते हुए वह सोचने लगा कि क्या हमला करने वाला वही गद्दार मुर्गा हो सकता है जिसने कभी इंसानों की मदद करके फीनिक्स को मरवाया था। ठीक उसी समय मैसेंजर आसमान से तेजी से नीचे उतरा। दांत भींचते हुए उसका गुस्सा और बढ़ गया। अंदर ही अंदर वह चिढ़ रहा था कि लोग उसे बार बार मुर्गा कहते हैं, जबकि असल में वह एक गर्वित फीनिक्स है। रोमैन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि भले ही वह सच में फीनिक्स हो, कई जानवर उसे लंबे समय से गद्दार मानते हैं और अनगिनत जीव उसे मारने का सपना देखते हैं। यह सुनकर हेरल्ड ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अब वह रूलर के स्तर तक पहुंच चुका है और ऐसे खतरे उसे बिल्कुल भी नहीं डराते। वे दोनों फीके धूसर आसमान के नीचे आमने सामने खड़े थे, जहां ठंडी हवा युद्धभूमि पर रेत को बेचैन लहरों की तरह उड़ा रही थी। रोमैन शांत खड़ा था और चारों तरफ सब कुछ ध्यान से देख रहा था, अपनी आंखों के सामने खुलती इस खतरनाक स्थिति का चुपचाप विश्लेषण कर रहा था। उसने जो जानकारी जुटाई थी उसके मुताबिक यह तथाकथित गद्दार एक डरावनी क्षमता रखता था, दूसरे राक्षसों की शक्तियों को निगलकर उन्हें अपने अंदर समा लेने की ताकत। यहाँ तक कि कभी मशहूर फीनिक्स की ज्वालाओं को भी उसने दबा दिया था। फीनिक्स खुद पहले ही एक बड़ी छलांग के कगार पर खड़ा था। भले ही उसने अभी तक ओवरलॉर्ड्स को पार नहीं किया था, लेकिन उसने जितनी शक्तियां निगल ली थीं, उसने उसे बेहद खतरनाक और अनुमान लगाना मुश्किल दुश्मन बना दिया था। रोमन समझता था कि अगर कुछ अनहोनी हो गई और वह खुद उस निगलने वाली शक्ति का अगला निशाना बन गया, तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। अपने दिमाग में हर संभावना को जल्दी से तौलने के बाद रोमन ने धीरे धीरे अपनी हथेली में जमा ताकत ढीली कर दी। अगले ही पल उसने अपना भाव पूरी तरह बदल दिया और फीनिक्स को एक विनम्र, लगभग चापलूसी भरी मुस्कान दी। उसने तय कर लिया कि खुली दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है। आखिर उनके लॉर्ड ने कभी कहा था कि किसी का दिल जीतना उसे जबरदस्ती झुकाने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। दूत ने तुरंत इस अचानक बदले रवैये को नोटिस किया और सतर्क हो गया। लेकिन रोमन बिना रुके बोलता रहा, बताते हुए कि उसका मालिक हमेशा शक्तिशाली प्रतिभाओं का स्वागत करने में खुशी महसूस करता है। भले ही फीनिक्स की अजीब क्षमताओं की वजह से दूसरों ने उसे गद्दार का नाम दे दिया था, रोमन ने माना कि उसकी बढ़ने की रफ्तार लगभग हर जीवित दानव से तेज थी। पहले वह इतना कमजोर था कि लॉर्ड के क्षेत्र के पास भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब जब वह आखिरकार ओवरलॉर्ड के दर्जे तक पहुंच चुका था, तो ऐसी मुलाकात के लिए वह पूरी तरह योग्य था।
रोमैन ने हल्की व्यंग्य भरी आवाज में जोड़ा कि इंसान आखिर में भरोसेमंद साथी नहीं होते। उसने फीनिक्स को याद दिलाया कि दानव ही उसकी असली जाति हैं। सिर हल्का सा टेढ़ा करते हुए उसने पूछा कि क्या फीनिक्स सच में पूरी जिंदगी इंसानों के साथ खड़े होकर उनकी सेवा करना चाहता है। रेत पर पड़े लेवी के बिल्कुल निश्चल शरीर की तरफ देखते हुए रोमैन ने ठंडी आवाज में पूछा कि क्या इंसान सच में इतने काबिल हैं कि उन्हें इस तरह जान लगाकर बचाया जाए। यह सुनते ही हैरल्ड के दिमाग में अचानक पुरानी यादें उभर आईं और उसके दिल में उदासी फैल गई, क्योंकि उन यादों में ज्यादा खुशियां नहीं थीं। दिन पर दिन उसे बिना रुके अंडे देने के लिए मजबूर किया जाता था। फीनिक्स के चेहरे को अंधेरा पड़ते देख रोमैन ने मन ही मन सोचा कि उसके शब्द आखिरकार असर करने लगे हैं। वह और आगे बढ़ा और नए वादों से उसे लुभाने लगा। फीनिक्स अभी डिवाइन रैंक से काफी दूर था, लेकिन अगर वह दानवों की तरफ लौट आए तो उनका मालिक जरूर उसे और मजबूत बनने में मदद करेगा। रोमैन ने शांत स्वर में याद दिलाया कि डिवाइन लेवल एक ऐसा दंतकथाओं जैसा क्षेत्र है जहां आधिकारिक तौर पर कोई भी दानव कभी नहीं पहुंचा। लेकिन दानवों के बीच ऐसी फुसफुसाहटें थीं कि उनका लॉर्ड शायद उस सीमा को भी पार कर चुका है। इसलिए वह दुनिया भर में घूमकर ताकतवर दानवों को खोजता है और उनमें सबसे शक्तिशाली लोगों का स्वागत करता है। यह सुनकर फीनिक्स को अचानक कुछ समझ आया। अगर रोमैन की बात सच थी तो उसे दोबारा जबरदस्ती अंडे देने के डर में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, शायद एक दिन वह खुद भी डिवाइन रैंक तक पहुंच सकता था और आखिरकार गद्दार के उस शर्मनाक खिताब से छुटकारा पा सकता था। लेकिन अगर दूसरे दानव ऐसे विचार सुन लेते तो वे तुरंत गुस्से से फट पड़ते। उनकी नजर में फीनिक्स सिर्फ गद्दार नहीं था, वह अपनी ही जाति का पूरी तरह से विश्वासघाती था। रोमन आत्मविश्वास से बोलता रहा, समझाते हुए कि उनकी जाति के भीतर सच में डिवाइन लेवल तक पहुंचने का रास्ता मौजूद है, शक्ति की वह आखिरी दंतकथाओं वाली चोटी। फिर वह थोड़ा पास आया और फीनिक्स के कंधे पर हाथ रखकर जोर देकर बोला कि वह दानवों के पक्ष में वापस लौट आए। सीधे उसके सामने खड़े होकर रोमैन ने जोड़ा कि इतनी जबरदस्त ताकत के साथ कोई भी दानव फिर कभी उसे गद्दार कहने की हिम्मत नहीं करेगा। एक पल के लिए फीनिक्स की आंखों में हिचक दिखाई दी जब उसने पास पड़े लेवी और बाकी लोगों की तरफ नजर डाली। रोमैन ने तुरंत यह प्रतिक्रिया देख ली। उसने कहा कि उन इंसानों में शायद कोई डिवाइन लेवल का योद्धा भी हो सकता है और यूं ही सुझाव दिया कि उन्हें सबको ओवरलॉर्ड के पास पहुंचा दिया जाए। आखिर वाटर लॉर्ड भले ही मर चुका हो, लेकिन बदले में उन्हें उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज मिलेगी, एक फीनिक्स और शायद एक डिवाइन रैंक इंसान भी। ऐसे इनाम से लॉर्ड जरूर खुश होगा। लेकिन जैसे ही वह बोलकर खत्म हुआ, रोमैन को अचानक फीनिक्स ऊर्जा की तेज लहर सीधे अपनी तरफ आती महसूस हुई। खुशकिस्मती से उसकी प्रवृत्ति तेज थी। रोमैन तुरंत एक तरफ मुड़ गया और इस अचानक हमले से बाल बाल बच गया। उसके चेहरे पर गुस्सा चमक उठा और उसने जवाब मांगा, समझ नहीं पा रहा था कि फीनिक्स असल में चाहता क्या है। क्या वह अभी भी इंसानों का आज्ञाकारी पालतू बने रहना चाहता है? लेकिन दूत ने सख्ती से जवाब दिया कि रोमैन को उन्हें छूने की बिल्कुल अनुमति नहीं है।